हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर 5 का यहाँ पे मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। यहाँ पर ये 200 का पूर्णांक था। प्रश्न क्रमांक 1 जिसमें कि 25 लघु उत्तरीय प्रश्न है और 20 से 25 शब्दों में इसके आंसर्स देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। पहला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार के भेद लिखिए। दूसरा है शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है कर्मधारय और बहुब्रीहि समाज में भेद बताइए। चौथा है संधि और समास में अंतर समझाइए। पांचवा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उनके नाम दीजिए। छठवां संबंध तत्पुरुष समाज को उदाहरण समझाइए। सातवां हिंदी के इन शब्दों के वे रूप लिखिए जो संस्कृत के समान हैं। आयशु, आयशु, इमली, ईंट, करतब, कौड़ी, खांसी, गेहूँ, गौना, छकड़ा, जत्था, दियसलाई, बैल, भांजा, सास, हल्दी। आठवां प्रश्न इन शब्दों के विपरीत भाव व्यंजक शब्द लिखिए। अधम, अनुनासिक, अभियुक्त, आर्ष, उन्मूलन, रित, कृश, गौरव, नश्वर, निषिद्ध, पाश्चात्य, पैना, प्रतीचि, वक्र, क्षुद्र। 9th क्वेश्चन इन शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द लिखिए। अंतर्धान, अंतशर, अन्वेषण, आक्षेप, इंद्रधनुष, उत्कंठा और कस्तूरी, खिड़की, गणमान्य, तरकश, पराग, मंडन, प्रारूप, शेषनाग। 10वां प्रश्न अर्ध विराम एवं अल्प विराम में क्या अंतर है। 11वां प्रश्न अवतरण चिन्ह का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। 12वां प्रयोजन मूलक भाषा के शब्दों की विशेषताएं बताइए। 13वां वृद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए। 14वां संक्षिप्तीकरण की प्रमुख अनिवार्यताएं क्या हैं, कौन सी हैं। 15वां दीर्घ संधि को उदाहरण सहित समझाइए। 16वां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के आशय को स्पष्ट कीजिए। 17वां विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, उदाहरण दीजिए। 18वां मानक शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा के मानकीकरण के संबंध में समझाइए। 19वां क्या योजक चिन्हों के स्थान पर समास और संधि के नियमों से अनुशासित शब्द व्यवहार संभव है, यदि है तो संधि या समाज से संबंधित 3 उदाहरण देकर समझाइए। 20वां लोकोक्ति किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक लोकोक्ति लिखिए। 21वां उपमा अलंकार के चारों अंग संक्षेप में समझाइए। 22वां भाषा क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा किसे कहते हैं। 23वां अनुवाद किसे कहा जाता है, समझाइए। 24वां अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता क्यों। 25वां योजक चिन्ह के प्रयोग की 2 प्रमुख स्थितियां लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न अलंकारों से संबंधित है। 2.1 शब्द अलंकार। 2.1 का 1 कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 2 मुदित महिपत मंदिर राय में अलंकार होगा। 3 को घटिए ब्रिज पानुषा के हलदल के वीर के अलंकार लिखिए। 4 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुनने में समान प्रतीत होने वाले पर अर्थ से भिन्न वर्णों की पुनरुक्ति अलंकार है भामाह काव्य अलंकार। 2.1 का 5 चरण धरन शंका करत भावत नीर्ण भोर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभी चोर। इस दोहे में समलंग पद श्लेष है या असमलंग पद श्लेष। 2.2 अर्थालंकार। 2.2 का पहला प्रश्न उपमा अलंकार के अंतर्गत जिसकी तुलना की जाती है उसे प्रस्तुत कहते हैं या अप्रस्तुत। दूसरा जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं उसमें उपमा का कौन सा भेद कहा जाता है। तीसरा रनित भृंग घंटावली छरत दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंज कुंज समीर में रूपक का कौन सा भेद है। 4 चौथा आनंद चंद समान उज्ञयो
वृद्ध मज हसी जनु जोन छठा है में जनु किस अलंकार का वाचक है। 5वां, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार होगा। तीसरा, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3.1 निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्रत्येक 4 अंकों का प्रश्न है। 3.1 का पहला, कृपया अत्यंत जरूरी समझें। दूसरा, आजकल भारत एक शक्तिशाली देश माना जाता है। तीसरा, यथा संशोधित। चौथा, मरता क्या न करता। 5वां, प्रतिनियुक्ति के लिए एक आदेश जारी करें। 3.2 निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। पहला, फॉर कंसिडरेशन। दूसरा, इन दिस कनेक्शन आई हैव टू स्टेट। तीसरा, मैन मेड द टाउन एंड गॉड मेड विलेज इज अ वेल नोन फ्रेज। चौथा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीबडी। 5वां, नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी। चौथा, इस प्रश्न में हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। पहला, 36 में कौन सा समास होगा। दूसरा, लौह पुरुष में समास का नाम लिखिए। तीसरा, अहोरात्र का संधि विच्छेद कीजिए। चौथा, परंतु का संधि विच्छेद कीजिए। 5वां, अनुव्यय की संधि क्या होगी। 6वां, इसे अर्थात इस कोष्टक में वृद्धक चिन्ह को कहते हैं। 7वां, यथाविधि में कौन सा समास है। 8वां, PhD या MA में लगा हुआ चिन्ह डॉट कहलाएगा। 9वां, उससे निकाले जाने का प्रमुख कारण अनुशासनहीनता थी। इस वाक्य का शोधन कीजिए। 10वां, सही शब्द सही का चिन्ह लगाते हुए लिखिए। शुद्ध शब्द होगा भविष्य दृष्टा और भविष्य दृष्टा। 5वां प्रश्न, इस प्रश्न में प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों से संबंधित निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। पहला, मानदेय का अंग्रेजी पारिभाषिक रूप लिखिए। दूसरा, डोमिसाइल का हिंदी पारिभाषिक रूप लिखिए। तीसरा, सैया भय कुतबाल अब काहे डर काहे का, इस कहावत का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा, अनुसुईया का विलोम शब्द बताइए। 5वां, जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश हेतु एक शब्द दीजिए। 6वां, दातून का तत्सम शब्द लिखें। 7वां, अभिजात शब्द के 2 पर्यायवाची लिखें। 8वां, बांग्मय शब्द का शुद्ध रूप लिखें। 9वां, अंग लगाना मुहावरे का अर्थ लिखें। 10वां, पेंशन का पारिभाषिक हिंदी रूप लिखिए। 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभ्यर्थी जिस गद्यांश का उत्तर लिख रहे हैं उसका स्पष्ट शीर्षक और क्रमांक का उल्लेख करें। आ, मुझे तुम अपना खून दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता लाकर दूंगा। यह घोषणा उस सिंह ने की जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का नायक था। द्वितीय विश्व युद्ध के वे दिन थे। ब्रिटिश सेना की एक के बाद दूसरी हार होती जा रही थी। जापानी सेना पूर्व में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। उसने सिंगापुर जीत लिया और वहां से बर्मा की ओर चल पड़ी। वापस होते हुए ब्रिटिश अधिकारी कई भारतीय सैनिकों को अपने पीछे छोड़ आए। वे सैनिक जापानी सेना के हाथों में पड़ गए और उन्हें शिविरों में युद्धबंदी बनाकर रखा गया। रासबिहारी बोस इस भारतीय सैनिकों को एकत्र कर एक सेना संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे समय सुभाष चंद्र बोस का घटना स्थल पर आगमन हुआ। स्वतंत्रता की उनकी लड़ाई में जर्मनी और जापान सब प्रकार की सहायता देने को प्रस्तुत हुए। इन सैनिकों को उन्होंने संबोधित किया और आदेश दिया कि भारत में अंग्रेजों को निकाल फेंकने के लिए वे जापानी सेना के साथ रहकर युद्ध करें। उनके आगमन से इन सैनिकों में नवजीवन का संचार हुआ। इस विश्वस्त और निर्भीक नेता के प्रति वे प्रशंसा के भाव से विभूत हो उठे। स्वयं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु पर्यंत लड़ते रहने को प्रस्तुत हुए। राष्ट्रीय सेना का संगठन हुआ और उसने जापानी सेना के कंधे से कंधा मिलाकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध किया। यहाँ पे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर्स देने हैं। पहला, इस अवतरण में जिस सिंह का संदर्भ है वह कौन है। दूसरा, इस समय ब्रिटिश और जापानी सेनाओं की युद्ध में कैसी स्थिति हो रही थी। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस इस घटना स्थल पर कब आगमन हुआ। चौथा, भारतीय सैनिकों में नवजीवन का संचार किस कारण हुआ। 5वां, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संगठन किसके लिए किया गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट पैरा के क्वेश्चन इसी तरह से देखने हैं।
जिनका प्रश्न है भारत के महाशक्ति बनने का आधार किस प्रकार तैयार हुआ। दूसरा, प्रेरक महापुरुषों से भारत को क्या मिला है। तीसरा, भारत में किन क्षेत्रों में अधिक उन्नति प्राप्त की है। चौथा, लेखक के अनुसार भारतीयों की क्या विशेषता है। पांचवा, उपर्युक्त गद्यांश में भारत के प्रति किस दृष्टिकोण की प्रधानता परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 7, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन अथवा भाव पल्लवन कीजिए। 10 अंकों का प्रश्न था। पहला है, नारी का सौंदर्य आभूषणों से नहीं सौम्य गुणों से होता है। अथवा बाह्य लिखे लिख सब चलें, लिखे चलें कपूत, लिख छाड़ी तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। 8वां प्रश्न है, गद्यांश को 1/3 में लिखना था। ये 10 अंकों का था, जिसे संक्षिप्त में करते हैं। यहाँ पर आ है, धरती मेरी माता, मैं उसका पुत्र हूँ। यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति उस धरती को उसमें का जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है और मातृभूमि के लिए देवत्व की भावना पैदा हो जाती है। जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति हो, मातृभूमि से द्रोह की नहीं बात सोचता। मातृभूमि के प्रति यह भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। इस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिक गण का एक दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते, बल्कि मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं। अथवा अंग्रेजी पढ़ना खराब नहीं है, पर अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेज हो जाना खराब है। अंग्रेजी पढ़कर अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूल जाना खराब है। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज के अधिकतर अंग्रेजी पढ़े लिखे सज्जन अपने देश की प्रत्येक चीज़ को असम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसे अपनाने में अपनी मानहीन समझते हैं। पर्वों की ही बात की जाए, अंग्रेजदा कहते हैं कि यह स्त्रियों का ढोंग है या पंडितों की पोगापंथी है। वे कहते हैं पर्व बेकार है, ये फिजूल खर्ची के साधन है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। होप सो ये आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।